Hello students, welcome back to MSS English classes. I am Parul and we are studying here chapter 2 from English Snapshot, the address, and this video is part 2 on this chapter and this will be the last video on this chapter. So let's read further. इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कि जो राइटर की मदर की एक्वेंटेंस हैं मिसेस डॉर्लिंग, वो उनका सामान ले जा रही थी हॉलैंड में जो वॉर हो रहा था, वॉर फॉर फ्रीडम। तो उसकी वजह से मिसेस डॉर्लिंग ने सजेस्ट किया था उनकी मदर को कि वो सामान उनको सुरक्षित रखेंगी तो उनको दे दें। तो राइटर जो है उस समय घर पे आई हुई थी और वो देख रही थी कि कैसे वो सामान ले जा रही हैं, कितना हैवी सूटकेस वो ले जा रही हैं। तो तभी उनकी मदर ने उनको इंट्रोड्यूस कराया था उन मिसेस डॉर्लिंग से और उनको बोला था कि ये देखो मेरी बेटी हैं। अब वो आगे कह रही हैं, डज शी लिव फार अवे आई आस्क सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट। डज शी लिव फार अवे आई आस्क्ड। अब यहाँ पे जो राइटर हैं वो अपनी मदर से पूछ रही हैं कि क्या वो दूर रहती हैं, और ऐसा उन्होंने क्यों पूछा। वो कह रही हैं कि जब मैंने देखा सीइंग द डिफिकल्टी, उस परेशानी को देखा मिसेस डॉर्लिंग की, शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर जाते हुए विद द हैवी केस, उस भारी सामान के साथ, जो सूटकेस वो लिए हुए थी उस भारी सूटकेस के साथ जब वो घर से बाहर निकल रही थी, और जब मैंने उनकी डिफ़िकल्टी को देखा कि कितनी मुश्किल से वो उसको ले जा रही हैं घसीटते हुए, कितना पेन उनको हो रहा है उसे ले जाने में, तो तब मैंने अपनी मदर से पूछा कि क्या मिसेस डॉर्लिंग दूर रहती हैं कहीं। इन मार्कोनी स्ट्रीट सेट माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट। मदर ने उनको जवाब दिया बेटी को, राइटर को, कह रही मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है। उनको पता बताया कि मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 ये एड्रेस है। रिमेंबर दैट, उसको याद रखना। उनकी मदर ने कहा राइटर से कि इसको याद रखना। अब राइटर कह रही है आई हैड रिमेंबर्ड इट, मैंने इसे याद रखा, बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मैंने वेट किया लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक, टू गो देयर, वहाँ जाने का। इट मीन्स राइटर कहना चाह रही है कि मैं वहाँ जाना मतलब नहीं चाहती थी पहले, और बहुत लंबा टाइम तक मैंने वेट किया कि क्या पता वहाँ से ही कोई आ जाए, क्योंकि जैसे वो सामान ले जा रही हैं तो कोई पूछने आए कि क्या आपको चाहिए। तो राइटर वही कहना चाह रही है कि मैंने बहुत लंबे टाइम वेट किया। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ। इनिशियली, शुरू में तो आफ्टर द लिबरेशन यानी कि जो वॉर फॉर फ्रीडम हुआ था हॉलैंड में, उसके बाद जब वो फिनिश हो गया, समाप्त हो गया, आई वॉज एब्सोल्युटली, मैं बिल्कुल भी पूरी तरह से नॉट इंटरेस्टेड, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, मेरी कोई इंटरेस्ट, कोई रुचि नहीं थी, इन ऑल दैट, उस सब स्टोर्ड स्टफ में। स्टोर्ड स्टफ मीन्स हियर जो पुराना सामान था, जो सामान वो मिसेस डॉर्लिंग लेकर गई थी उनके घर से, तो वो कह रही है कि उस स्टोर्ड स्टफ में, उन ऑल थिंग्स में मेरा कोई इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। एंड नेचुरली, और वास्तव में, आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, मैं थोड़ा इससे डरी हुई भी थी। वो कह रही कि नेचुरली जो मेन बात ये थी कि मैं इससे थोड़ा डरी हुई भी थी। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स, और किस चीज़ से डरी हुई थी, अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ, इट मीन्स वो डरी हुई थी। कन्फ्रंटेड मीन्स होता है फेस टू फेस, किसी चीज़ से या किसी व्यक्ति से आमना सामना होना। तो विथ थिंग्स, उन चीज़ों से उनका सामना होगा, और इसी कारण से वो डरी हुई थी और उन चीज़ों का वो सामना नहीं करना चाहती थी। दैट हैड बिलोंग्ड, उन चीज़ों का जो संबंध रखती थी, टू अ कनेक्शन, एक कनेक्शन से। कनेक्शन मीन्स हियर एक रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप राइटर की थी उन लोगों से जो उस घर में रहते थे, जिस घर में वो सामान था, जिसमें उनकी मदर थी। और वो कह रही है दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, और वो लोग या वो घर अब एग्जिस्ट नहीं करते थे, अब वो नहीं थे, अब और लंबे समय तक वो एग्जिस्ट नहीं थे, यानी कि अब इस दुनिया में हो सकता है वो लोग ना हो, वो घर ना हो। तो वो कह रही कि वो सामान जिन लोगों से, जिस रिलेशनशिप से और जिस घर से जुड़ा हुआ था, अब वो एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो वो उस सामान से सामना उनका होगा, इसी चीज़ से वो डरी हुई थी। विच वर हिडन अवे इन कपबोर्ड्स एंड बॉक्सेस, और वो कह रही है वो सामान तो अभी भी कपबोर्ड्स में, अलमीरा वगैरह में और बॉक्सेस में अभी भी हिडन अवे है, अभी भी रखा हुआ है, पड़ा हुआ है। एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, और वो वेट में है, मतलब इस वेट में अभी तक है जब तक कि दे वर पुट
बैक, जब तक कि उसे वापस ना रखा जाएगा इन देयर प्लेस अगेन, जब तक उस सारे सामान को उनके स्थान पर वापस ना रखा जाएगा तब तक वो वेट में है। लेकिन ये सारी चीजें अब इन वेन है। अब वो यहाँ कह रही इन वेन। इन वेन मीन्स समथिंग विच गिव्स नो रिजल्ट, मतलब अब जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकलने वाला है। इट मीन्स अब वो सामान उस स्थान पर वापस तो जाएगा नहीं, उन्हें पता है, क्योंकि अब वो लोग या वो घर एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो सामान अब वेट में ही रहेगा और वो इस स्थान पर जब तक वापस नहीं जाएगा तो अब इसका कोई रिजल्ट नहीं होने वाला है। इसका अब कोई ऐसा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है कि ये सामान वापस से उस स्थान पर चला जाएगा। विच हैड इंड्योर ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स। और वो कह रही है कि वो सामान जो इन बॉक्सेस या कपबोर्ड्स में है वो अभी भी इंड्योर्ड था, अभी भी एकदम सुरक्षित था। इंड्योर्ड मीन सर्वाइव्ड एंड टू बी सेफ। ऑल दोज ईयर्स, उन सब सालों में, यानी कि जब वो वॉर हुआ उन सब सालों के गुजर जाने के बाद भी वो सामान बिल्कुल वैसा ही था। बिकॉज दे वर थिंग्स, और वो इसलिए था क्योंकि वो सामान था, वो सिर्फ चीजें थी। क्योंकि वो जो लोग थे उस समय जो वॉर हुआ था और वो घर थे, वो शायद लोग नहीं रहे, वो घर नहीं रहे, वो अब एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन ये सामान बिल्कुल वैसे का वैसा ही सुरक्षित है क्योंकि ये थिंग्स हैं। But gradually everything became more normal again. Bread was getting to be a lighter color. But gradually, लेकिन धीरे धीरे everything, सब चीज़ें became more normal again. दोबारा से normal हो गई. It means after war सारी चीज़ें जो हैं वो अब इट मीन्स लाइफ जो है वो नॉर्मल हो गई। अब सारी चीज़ें जो है फिर से पहले की तरह हो गई थी। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर। इट मीन्स ब्रेड जो है, ब्रेड का कलर भी अब लाइट हो गया था, हल्का हो गया था। अब ब्रेड का कलर हल्का हो गया था, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो ब्रेड थी जब वॉर टाइम था तो उस समय जो ब्रेड थी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, वो ब्राउन ब्रेड आती थी। और ब्राउन ब्रेड को अच्छा नहीं माना जाता क्वालिटी में, क्योंकि वो वीट के हस्क से बनती है। वीट यानी कि जो गेहूं होती है उसका जो छिलका होता है ऊपर का, उसी से उसको बनाया जाता था। तो अब वो इट मीन्स ब्रेड जो है वो अच्छी क्वालिटी की आने लगी है। इट मीन्स जो हॉलैंड की इकोनॉमी है वो बहुत ही अच्छी हो गई है और सब कुछ नॉर्मल हो गया है, सबकी जो लाइफ है वो अच्छी हो गई है। इट मीन्स लोग अब एक बेटर लाइफ को जी रहे हैं। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रीटेंड। वो कह रही है कि अब एक ऐसा बेड था जिसपे आप सो सकते थे अनथ्रीटेंड, बिना किसी डर के, विदाउट नो फियर। क्योंकि वॉर के टाइम पे लोग चैन से नहीं सो पाते थे कि पता नहीं कब क्या हो जाए, कब घर छोड़ना पड़ जाए, कब अटैक हो जाए। अ रूम, और वो कह रही है अब एक ऐसा रूम था विद अ व्यू। इस विचार के साथ वो उसमें जाती थी। यू वर मोर यूज टू ग्लांसिंग एट ईस्ट डे, कि अब वो बाहर की तरफ, ग्लांसिंग मीन्स लुकिंग, देखना, बाहर की तरफ वो देखने की आदी हो गई थी चीज़ों को। इट मीन्स अब वो बाहर देख सकती थी। अब उन्हें कोई ऐसा भय नहीं था कि विंडो बंद रखनी है, अब वो विंडो खोल के आराम से रूम के बाहर देख सकती थी और वो इस चीज़ की अब आदी हो गई थी। इट मीन्स एक नॉर्मल लाइफ वो जीने लगी थी। एंड वन डे आई नोटिस्ड, और एक दिन वो कह रही मैंने नोटिस किया और उनके मन में एक बात आई। वो कह रही आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस। अब वो जो चीज़ें थी जो उनके मदर के घर से मिसेस डॉर्लिंग लेके गई थी, अब उन सब चीज़ों के बारे में एक क्यूरियोसिटी उनके अंदर, एक क्यूरियोसिटी आई, एक डिज़ायर उनके अंदर, एक उत्सुकता उनके अंदर उत्पन्न हुई उस सारे सामान को देखने की। दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, जो अभी भी होगा उस एड्रेस पर जो उनकी मदर ने दिया था, नंबर 46। तो वो सामान को देखना चाहती थी। एक बार फिर से उनके अंदर ये डिज़ायर उत्पन्न हुई। आई वॉन्टेड टू सी दैम, टच, रिमेंबर। वो कह रही है मैं उन सब को देखना चाहती थी, टच करना चाहती थी और याद करना चाहती थी, उससे जुड़ी जितनी भी मेमोरीज हैं उनको। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। जब मैंने फर्स्ट विजिट की मिसेस डॉर्लिंग के घर, वो गई थी फर्स्ट विजिट, तो वो कह रही वो तो इन वेन हो गई, उसका तो कोई फ्रूटफुलनेस नहीं हुआ, उसका कोई रिजल्ट उन्हें नहीं मिला। लेकिन वो कह रही है मैंने डिसाइड किया, मैंने निश्चय किया टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, एक बार फिर से मैंने ट्राई करने का, उस घर में जाने का, नंबर 46 उस एड्रेस पर जाने का मैंने निश्चय किया। नाउ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। और अब वो फिर से वहाँ आई और अब वो कह रही है कि इस बार जो दरवाज़ा खोला वो एक 15 साल की लड़की थी, उसने वो मेरे सामने थी और उसने दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, इफ़ हर मदर वॉज एट होम, कि क्या उसकी मम्मी घर पर थी। नो, शी सैड माई मदर्स डूइंग एन इरेंड। इरेंड मीन्स होता है डूइंग सम जॉब एंड टास्क, और गो आउट, टू गो आउट ऑन पर्पज, मतलब किसी काम से बाहर जाना, कोई जॉब करना।
तो लड़की ने कहा नहीं मम्मी तो घर पे नहीं है, मेरी मम्मी तो किसी काम से मतलब काम से बाहर गई हैं, कोई जॉब वगैरह करती हैं। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर। तो राइटर ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगी, मैं उनका वेट करूंगी। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज। अब वो कह रही मैं लड़की के पीछे पीछे गई। फॉलोड मतलब उनके पीछे घर में। द पैसेज, पैसेज मीन्स होता है वरांडा और गैलरी जो कि घर के अंदर होता है। तो वो कह रही है मैं गैलरी से होकर उस लड़की के पीछे पीछे घर में गई, और जब मैं गई घर में तो क्या देखा राइटर ने, एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। कि मैंने देखा एक पुराने फैशन वाला हनुका। हनुका क्या होता है? हनुका एक कैंडल होल्डर होता है, यानी कि जिसमें कैंडल लगाई जाती हैं, मोमबत्तियां लगाई जा सकती हैं, और एक साथ बहुत सारी मोमबत्तियां उसमें लगाई जा सकती हैं। काफ़ी बड़ा होता है ये। और हनुका ये एक फेस्टिवल से भी रिलेटेड है। ये एक हैब्रू फेस्टिवल होता है जो दिसंबर में होता है। तो उसमें फीस्ट ऑफ लाइट होता है, यानी कि एक ऐसा फेस्टिवल होता है, उसमें इस हनुका में बहुत सारी कैंडल्स लगाई जाती हैं और उनको जलाया जाता है। तो वो कह रही है कि ये हनुका भी हमारा ही था। जैसे ही उन्होंने देखा अंदर घुसी तो उनकी निगाह जब इस हनुका पे पड़ी, और वो कह रही है कि वो मिरर के नेक्स्ट, मिरर के पास में ही टंगा हुआ था, और बहुत ही पुराने फैशन का था और आयरन का बना हुआ था। तो उस पर जैसे ही निगाह पड़ी उनको मतलब याद आ गई कि ये तो हमारा है, वी नेवर यूज इट। और वो कह रही है कि हमने इसका कभी प्रयोग नहीं किया था, बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम। और क्यों नहीं किया था? क्योंकि ये बहुत कम्बरसम था, बहुत भारी था, देन अ सिंगल कैंडल स्टिक। हम केवल एक कैंडल स्टिक, जो सिंगल कैंडल स्टिक है, एक ही मोमबत्ती वाला जो स्टैंड होता है, उसी का यूज करते थे, इसका कभी यूज नहीं किया था। विल यू नॉट सिट डाउन आस्क द गर्ल। लड़की ने पूछा कि आप बैठेंगे नहीं, आप बैठ जाइए। शी हैड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम। अब उसने लिविंग रूम का दरवाजा ओपन किया, एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं उसके पीछे पीछे घर के अंदर लिविंग रूम में चली गई। आई स्टॉप, मैं रुक गई। हॉरिफाइड, हॉरिफाइड मीन्स शॉक्ड हो गई, यानी कि मैं रुक गई और अचानक से शॉक्ड हो गई। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो। अब वो कह रही कि मैं एक ऐसे रूम में थी जिसे मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। अब वो ऐसा क्यों कह रही है जानती थी? कि जानती इसलिए थी क्योंकि उसमें जो सामान था वो उनकी मदर का था और वो उस सामान को जानती थी। डिड नॉट नो, जानती क्यों नहीं थी? क्योंकि वो सामान जिस घर के रूम में था वो रूम उनका नहीं था, वो घर उनका नहीं था, तो इसलिए वो उसे नहीं जानती थी। और वो कह रही है आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग्स। मैंने खुद को पाया ऐसी चीज़ों के, मिडेस्ट में मीन्स बिटवीन, बीच में। आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, जिन्हें मैं दोबारा देखना तो चाहती थी। मैंने खुद को ऐसी चीज़ों के बीच में पाया जिन चीज़ों को मैं दोबारा देखना तो चाहती थी, बट विच ऑप्रेस्ड मी, लेकिन उन चीज़ों ने मुझे क्या कर दिया? ऑप्रेस्ड कर दिया, मीन्स बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड कर दिया, बहुत ज़्यादा परेशान और दबाव सा महसूस किया राइटर ने। ऑप्रेस्ड मीन्स होता है जब कोई हमसे बहुत हार्शली बात करता है, बहुत ही रूडली बिहेवियर करता है, तो हम ऑप्रेस्ड फील करते हैं। इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, और मैंने उसे मतलब इतने स्ट्रेंज एटमोसफियर में पाया, उस सामान को इतने अजीब से वातावरण पाया, तो मैंने खुद को बहुत ही परेशान और दबा सा महसूस किया। और एक स्ट्रेंज एटमोसफियर क्यों कह रही हैं वो कि, और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड। उन्होंने ऑप्रेस्ड इसलिए भी फील किया क्योंकि वो बहुत ही टेस्टलेस वे में लगा हुआ था, डिसऑर्डर वे में लगा हुआ था। अरेंज था मतलब जो सामान लगा हुआ था, अरेंज था, वहाँ पे हर चीज बिल्कुल डिसऑर्डर वे में लगी हुई थी, बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं लगी हुई थी जैसे उनके घर में होती थी। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, और ऐसा भी हो सकता था कि उस सामान के चारों ओर जो है बहुत ही बेकार सा भद्दा दिखने वाला फर्नीचर था, और वहाँ पे जो स्मेल थी वो बहुत ही मगी और डैम्पनेस और स्टेलनेस की, मतलब बहुत ही सीलन वाली स्मेल दैट हंग देयर, जहाँ वो सामान लटका हुआ था। तो उसके चारों ओर बहुत ही स्मेल भी बड़ी ख़राब सी आ रही थी। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती थी, बट आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी। मैं नहीं जानती थी कि मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से ही साहस किया टू लुक अराउंड मी, अपने चारों ओर देखने का। इट मीन्स मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी चारों ओर तरफ देखने की, और मैं बहुत मुश्किल से ही साहस कर पा रही थी। द गर्ल मूव द चेयर। अब लड़की ने एक चेयर लाई और राइटर को दी। आई सेट डाउन, वो कह रही मैं बैठ गई। स्टेयर्ड, और मैंने बहुत ध्यान से घूर कर देखा। एट द वुलन, वुलन मीन्स ऊनी, और क्या था ऊनी? टेबल क्लॉथ, एक टेबल पर बिछाए जाने वाला जो कपड़ा होता है। अब उनकी निगाह उस टेबल क्लॉथ पर पड़ी। आई रब्ड इट, वो कह रही कि वो वुलन का था और मैंने इस पर क्या किया? रब्ड इट, मैंने अपना हाथ घुमाया
इसे फील किया। आई माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, और जब मैंने इसको टच किया, इस पर रबिंग किया, अपने हाथ को घुमाया, तो मेरा हाथ क्या हो गया, वार्म हो गया, क्योंकि वो वुलन का था, ऊनी था। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, और मैंने उस पर जो पैटर्न, जो नमूना बना हुआ था उस पर, उसकी लाइन्स को फॉलो किया, उस पर अपना हाथ घुमाती रही, उसको फॉलो करती रही। और वो ऐसा क्यों कर रही थी, समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क, वो कह रही है कि उस पर कहीं एक बर्न मार्क था, एक जला हुआ निशान था, और वो होना चाहिए था, अगर वो मेरी मदर का ही टेबल क्लॉथ था, वही था, क्योंकि उन्हें ठीक से याद नहीं आ रहा था, और वो उसे पहचानने की कोशिश कर रही है कि अगर ये वही है तो उस पर एक बर्न मार्क था, जो उन्हें याद था कि एक बार वो जल गया था। उसके किनारे पर कहीं पर एक जलने का निशान था, दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, और जिसे उसकी मदर ने रिपेयर भी नहीं किया था, मतलब उसे सही नहीं किया था। तो वो कह रही है अगर ये वही है तो वो बर्न मार्क इस पर होना चाहिए, और वो उसे हाथ से फील करके देख रही हैं, उस पर हाथ घुमा रही हैं। माई मदर विल बी बैक सून सेट द गर्ल, अब लड़की ने कहा मेरी मम्मी जल्दी वापस आ जाएंगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, और मैंने मतलब उनके लिए चाय पहले से ही तैयार की है। विल यू हैव अ कप, क्या आप चाय लेंगी। अब राइटर कह रही है थैंक यू, धन्यवाद। आई लुक्ड अप, अब राइटर कह रही है मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, लड़की ने टी टेबल पर जो कप्स हैं वो रेडी कर दिए, रख दिए। शी हैड अ ब्रॉड बैक जस्ट लाइक हर मदर, अब उसने देखा राइटर ने कि उस लड़की की जो ब्रॉड बैक थी, यानी कि लोअर पार्ट जो था बॉडी का, वो भी हैवी था अपनी मदर की तरह। शी पॉर टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, अब उसने वाइट पॉट से टी को पॉर किया, यानी कि कप में डाला। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, अब राइटर की जो निगाह है वो व्हाइट पॉट पर पड़ी, क्योंकि वो भी उन्हीं का था। और वो कह रही है ऑल इट, जो कुछ भी था, मतलब सब सामान तो उन्हीं का था, और इस पे जो उन्होंने बाकी तो सब था, लेकिन इस पे उन्होंने क्या देखा कि गोल्ड बॉर्डर था, उसके ढक्कन पर सुनहरा बॉर्डर था। तो राइटर ने उसे ध्यान से देखा और उन्होंने कहा आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद आया, मतलब उन्हें याद आया कि वही व्हाइट पॉट है जो उनकी मदर का हुआ करता था और जिसे मिसेस डॉर्लिंग लेकर आ गई थी। शी ओपन अ बॉक्स, अब उस लड़की ने एक बॉक्स खोला एंड टुक सम स्पून्स आउट, और कुछ स्पून्स बाहर निकाली, चम्मच बाहर निकाली। दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हियर्ड माई ऑन वॉइस, इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस। अब वो कह रही हैं राइटर की ये तो बहुत अच्छा बॉक्स है, और वो कह रही है मैंने अपनी आवाज़ को सुना, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रेंज वॉइस थी, बहुत ही अजीब आवाज़ थी। राइटर को ऐसा लगा कि जैसे ये उनकी आवाज़ नहीं है, कोई किसी और की आवाज़ है, बहुत ही स्ट्रेंज सी उन्हें वॉइस लगी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, और उन्हें ऐसा लगा मानो कि हर साउंड उस रूम में डिफरेंट थी, और वो बहुत ही अनईजी फील कर रही थी। उन्हें ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि वो सामान जो है उस प्लेस पे नहीं था जहाँ उसे होना चाहिए था, और उसका जो एटमॉस्फेयर था, वहाँ जिस एटमॉस्फेयर में वो सामान रखा था, वो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ओ यू नो अबाउट दैम, अब उस लड़की ने कहा अरे क्या तुम इन सब के बारे में जानती हो, इस सब सामान को जानती हो पहले से। शी हैड टर्न राउंड, वह घूमी, पीछे घूमी, एंड ब्रॉट मी माई टी, और मेरी चाय लेकर आई। शी लाफ्ड, और वह हंसने लगी लड़की। माई मदर सेज इट इज एंटीक, वो लड़की बोल रही है कि मेरी मदर कहती है कि एंटीक है, ये तो बहुत ही हाई वैल्यूड और ओल्ड फैशन थिंग्स हैं, मास्टर पीसेज हैं। और फिर उसने कहा वी हैव गॉट लॉट्स मोर, और हमने और भी बहुत सारी प्राप्त की हैं ऐसी चीज़ें। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, कि हमारे पास और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। उसने रूम में चारों तरफ इशारा करके बताया। सी योर सेल्फ, सी फॉर योर सेल्फ, यानी कि आप खुद ही देख लो रूम में चारों तरफ। राइटर कह रही है आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसके हाथ को फॉलो करने की जरूरत नहीं थी। इट मीन्स वो कह रही है कि उसके इशारे से देखने की जरूरत नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स सी मीट, मुझे पता था वो जिन चीज़ों को कह रही है उसका क्या मतलब है कहने का, जिन चीज़ों के बारे में वो कह रही है मैं जानती थी उन्हें। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ, अब वो कह रही है कि मैंने देखा स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ हियर मीन्स एक पेंटिंग है जो उनकी मदर की बनाई हुई थी। वो कह रही है वो टी टेबल के ऊपर वो स्टिल पेंटिंग को मैंने देखा, और उन्हें मतलब याद आ गई उस पेंटिंग की। और वो कह रही है एज अ चाइल्ड, जब मैं बच्ची थी, आई हैड ऑलवेज फैंसीड, तो मैं हमेशा, फैंसीड मीन्स इमेजिन करना किसी चीज़ की। तो वो कह रही है कि मैं और किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिज़ायर करना। तो उनके जब वो बच्ची थी वो कह रही थी कि मेरी एक डिज़ायर होती थी मेरे मन में, द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, उस टेबल पर जो प्यूटर प्लेट रखी हुई थी वो भी उन्हीं की थी। तो प्यूटर प्लेट मीन्स एक जिंक की प्लेट थी। वो जिंक एक मेटल होती है, एक एलॉय होती है जो कि टिन और लेड से मिलकर बनती है, तो उसे प्यूटर कहते हैं। तो वो प्यूटर प्लेट जो थी उस पर जो एप्पल पेंट हो रखे थे, 2 एप्पल उस पर पेंट हो रखे थे। तो वो कह रही थी कि मेरी हमेशा इच्छा होती थी उनको लेने की, मतलब मुझे इतने अच्छे लगते थे वो उस प्लेट पर वो एप्पल।
वी यूज इट फॉर एवरीथिंग सी शेड। अब उस लड़की ने कहा कि हमने तो मतलब इनको यूज करते हैं, इन सामान को, जो भी सामान है। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स, एक बार तो हमने इन प्लेट्स में खाना भी खाया था। हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, जो दीवार पर लटकी हुई हैं। आई वॉन्टेड टू सो मच, और वो लड़की कह रही कि मैं इन सबको चाहती थी यूज करना, बट इट वॉजंट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन इनमें कुछ भी स्पेशल नहीं था। इट मीन्स ये प्लेट्स वैसी हैं जैसे और प्लेट्स होती हैं, इनमें कुछ भी स्पेशल नहीं था। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। अब ये सब बातें हो रही थी और राइटर जो है उस टेबल क्लॉथ पर अपना हाथ घुमा रही थी और वो कह रही है तभी मुझे वो बर्न मार्क मिल गया उस टेबल क्लॉथ पर, और उन्हें श्योर हो गया कि ये वही है जो उनकी मदर का हुआ करता था। द गर्ल्स लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, और जब राइटर को वो टेबल पे बर्न मार्क मिला और वो उस पर हाथ घुमाए जा रही थी तो कह रही उस लड़की ने देखा मुझे क्वेश्चनिंगली, यानी कि ऐसे देखा जैसे वो प्रश्न पूछती हुई निगाहों से, कि वो जानना चाह रही हो कि मैं उस पर हाथ क्यों घुमा रही थी और क्या ढूंढ रही थी। यस आई सैड, अब उस लड़की की बात का जवाब दे रही है जो लड़की कह रही थी उस सामान का कि हमने यूज किया है लेकिन ये प्लेट्स वैसी हैं। तो राइटर कह रही यस, हाँ मैंने कहा। यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दिस लवली थिंग्स इन द हाउस, कि जब आपके घर में ये प्यारी प्यारी सी चीजें होती हैं सारी, और जब आप इन्हें रोज टच करते हो, रोज देखते हो, तो आप इनके क्या हो जाते हो, सो यूज्ड, आप इनके आदी हो जाते हो, मतलब इनको टच करते रहते हो तो आप इनके आदी हो जाते हो इनको देखने के। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, और फिर आप मुश्किल से ही इन चीज़ों की तरफ ध्यान देते हो, यानी कि इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो। तो वो राइटर वही बात कहना चाह रही कि जब ये सारी चीज़ें मेरे घर में थी तो मैं भी इतना ध्यान नहीं देती थी। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, और आप तब ध्यान देते हो जब ये चीज़ मिस हो जाती हैं, यानी कि आपकी आंखों के सामने नहीं होती और आप इन्हें मिस कर देते हो। इट मीन्स राइटर के घर से जब वो सामान गायब हुआ था और वो आई थी और मदर ने दे दिया था, तो राइटर को ने जब मिस पाया था तो उन चीज़ों को वो याद कर रही थी। तो वही सब बात कह रही है, बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड। और ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि या तो आपने ये सामान जब आप रिपेयर करने के लिए दे देते हो, कि मतलब उसकी मरम्मत करने के लिए दे दिया होता है, या बिकॉज यू हैव लेंटेड, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपने किसी को उधार में दे दिया हो रखने के लिए, तो तब आप इन चीज़ों को मिस करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल के लिए वो बता रही हैं कि जैसे मतलब मेरे घर में जब सामान हुआ करता था तो मैं भी ऐसे ही मतलब आदी हो गई थी उस सामान की, लेकिन जब वो मिस हुआ तो मुझे वो सामान याद आता था। अगेन आई हियर द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, अब वो कह रही है मैंने फिर से अपनी वॉइस की एक अननेचुरल साउंड को सुना, एक अजीब सी स्ट्रेंज सी आवाज़ को सुना जो मेरी नहीं थी। अब राइटर को यहाँ मतलब अनईजी फील हो रहा है और वो कह रही है आई वेंट ऑन, मैंने बोलना जारी रखा। आई रिमेंबर, वो कह रही है मुझे याद आता है, माई मदर वंस आस्क्ड मी, एक बात मुझे याद आ रही है, मेरी मदर ने मुझसे एक बार कही थी, वो उस लड़की को वो बात बता रही हैं। इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, तो मेरी मदर ने एक बार मुझसे कहा था कि क्या मैं सिल्वर पर पॉलिश करने में उनकी मदद कर सकती हूँ। इट वॉज वेरी लॉन्ग टाइम अगो, और ये बहुत लंबे समय पहले की बात है। आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड, और ऐसा शायद उन्होंने इसलिए कहा था कि हो सकता है संभवतः मैं बोर हो रही थी उस समय, दैट डे, उस दिन, या परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, मैं उस दिन घर पर रुकी हुई थी, बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी। तो हो सकता है मेरी मदर ने इसलिए कहा हो, एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, क्योंकि उन्होंने ऐसा वर्क करने के लिए मुझे पहले कभी नहीं कहा था, तो मे बी उन्होंने ऐसा इसलिए कहा होगा कि मैं बोर हो रही थी। आई आस्क्ड, मैंने पूछा हर, यानी कि अपनी मदर से, राइटर कह रही हैं, विच सिल्वर सी मीन्ट, कि किस सिल्वर की वो बात कर रही हैं, उनका क्या मतलब है किस सिल्वर की। एंड शी रिप्लाइड, और उनकी मदर ने उत्तर दिया, सरप्राइज्ड, और जब उनकी मदर ने उत्तर दिया तो वो सरप्राइज्ड हो गई, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई राइटर, दैट इट वॉज द स्पून्स फोक्स एंड नाइफ्स ऑफ कोर्स, कि वास्तव में ये चम्मच, ये फोक्स, नाइफ्स थे, एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, और ये उनके लिए बहुत ही अजीब सी बात थी। वो कह रही है आई डिड नॉट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर, कि मैं नहीं जानती थी उससे पहले कि जिस कटलरी का, जिस फोक्स, नाइफ्स और स्पून्स का हम यूज़ करते हैं, जिनसे हम प्रतिदिन खाते हैं, जिन चम्मचों से, वो सिल्वर की थी, वो फोक्स, वो नाइफ सब सिल्वर के बने हुए थे। ये बात मुझे उस दिन पहली बार पता चली थी और ये बहुत ही मेरे लिए सरप्राइजिंग था। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की दोबारा से हंसी वो। आई बेट यू डोंट नो इट इज आइदर, तो इधर आई लुक्ड इंटेंटली एट हर। अब राइटर उस लड़की से कह रही कि मैं शर्त लगा के मैं बिल्कुल श्योर कह सकती हूँ कि तुम भी नहीं जानती हो कि जिन चीज़ों से तुम खाती हो, जो चीज़ें तुम यूज़ करती हो, कि सिल्वर की बनी हुई है, और मैं ये बिल्कुल श्योरली कह सकती हूँ, मैं शर्त लगा सकती हूँ उस बात की। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैंने बहुत ही गौर से उस लड़की को देखा। वॉट वी ईट विद, शी आस्क्ड, अब उस लड़की ने पूछा क्या तुम उनकी बात कर रही हो जिन फॉक्स से, नाइफ से का हम यूज़ करते हैं, जिनसे हम खाते हैं। वेल डू यू नो, अब राइटर के अच्छा तो बताओ क्या तुम जानती हो कि वो सिल्वर के बने हुए हैं।
शी हेजिटेटेड, अब वो क्या होगी, लड़की थोड़ी हेजिटेट हो गई। हेजिटेट मतलब जब किसी चीज़ के बारे में हम कंफर्म नहीं होते कि हाँ वो है, तो लड़की कुछ बोल नहीं पाई, वो हेजिटेट हो गई, हिचकिचा गई। शी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड, अब वो साइड बोर्ड की तरफ गई। साइड बोर्ड क्या होता है, एक जो डाइनिंग रूम में एक सर्विस टेबल लगा होता है, उसके ऊपर एक सेल्फ होती है और उसके नीचे ड्रॉअर्स होते हैं जिसमें अलग अलग सामान रखा जाता है, तो उसे साइड बोर्ड कहते हैं। वो साइड बोर्ड की तरफ गई एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रॉअर। अब वो क्या क्या करना चाहती थी, वहाँ जाके वो एक ड्रॉअर खोलना चाहती थी। ड्रॉअर का मीन्स होता है जिसमें सामान रखा जाता है, छोटे छोटे ड्रॉअर। आई विल लुक, अब वो कह रही है मैं देखती हूँ। इट इज़ इन हियर, मतलब इट्स इन हियर, ये जो तुम जिन इस कटलरी की बात कर रही हो ये यहाँ इस ड्रॉअर में होंगे। आई जम्प्ड अप, आई वॉज फॉरगेटिंग द ट्रेन। अब वो राइटर कह रही है कि मैं एकदम से कूद कर खड़ी हो गई, क्योंकि और राइटर ने कहा कि मैं तो ट्रेन को भूल ही गई थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मेरी ट्रेन का टाइम हो गया, मुझे ट्रेन पकड़नी है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉअर, अब उस लड़की ने एक हाथ अपना ड्रॉअर पर रखा हुआ था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या तुम मेरी मदर का इंतजार करना नहीं चाहती? नो आई मस्ट गो, राइटर ने कहा नहीं मुझे जाना है। आई वॉक टू द डोर, और मैं डोर की तरफ चली। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉअर ओपन, लड़की ने उस ड्रॉअर को दोबारा मतलब ओपन, पुल्ड ओपन मीन्स खींचा, खोल लिया। आई कैन फाइंड माई ओन वे, और उसने कहा राइटर ने कि मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी, यानी कि मैं जानती हूँ, मैं जा सकती हूँ, यानी कि मैंने देख लिया है घर में मतलब रास्ता कैसे जाना है। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जैसे ही मैं वरांडा से नीचे गई, आई हियर द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक्स। अब राइटर यहाँ पे इतनी जल्दी से उठ के जो गई हैं, अचानक से उन्हें ट्रेन याद आई, तो इसका मतलब ये है कि वो उन कटलरी को, जो सिल्वर की स्पून्स थी, फोक्स थे, वो उनको देखना नहीं चाहती थी, वो उनको याद करना नहीं चाहती थी, क्योंकि पता है कि वो उनसे उनकी बहुत मेमोरीज जुड़ी हुई हैं और उन्हें दुख होगा, तो इसलिए वो जल्दी से वहाँ से उठ गई। और जाते जाते उन्होंने, जब उस लड़की ने वो ड्रॉअर खोल रखा था, वो उसे देख रही थी, तो राइटर ने सुना उन स्पून्स और फोक्स की जिंगलिंग को, यानी कि जो मेटालिक साउंड होती है, जो सिल्वर की स्पून थी उनकी जो आपस में खनक की आवाज़ थी, उसको सुना। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप द नेम प्लेट, और जैसे ही वो घर से बाहर गई तो उन्होंने रोड के कॉर्नर पर ऊपर देखा उस नेम प्लेट को, जिस पर लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट। इट सैड, यानी कि उस प्लेट पर मार्कोनी स्ट्रीट लिखा था। आई हैड बीन एट नंबर 16, और फिर उन्होंने देखा कि ये नंबर 46 ही था एड्रेस। द एड्रेस वॉज करेक्ट, अब राइटर कंफर्म थी कि बिल्कुल सही एड्रेस था और बिल्कुल सही एड्रेस पर वो आई थी। बट नाउ आई डिडेंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन वो कह रही है अब मैं इसे और ज़्यादा याद रखना नहीं चाहती थी, मैं अब इसे भूलना चाहती थी, मैं इसे याद करना नहीं चाहती थी। आई वुडेंट गो बैक देयर, और मैं वहाँ वापस भी नहीं जाना चाहती थी कभी। बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि वो चीज़ें दैट आर लिंक्ड, जो जुड़ी हुई थी इन योर मेमोरी, वो कहती कि मैं इसलिए वापस नहीं जाना चाहती थी कि वो चीज़ें उस मेमोरी से जुड़ी हुई थी, जो फॉर्मर टाइम्स में, जो पुराने समय में एक फैमिलियर लाइफ थी, एक जीवन जिससे वो परिचित थी अच्छी तरह, एक लाइफ जिसमें उनकी मदर थी, या वो घर था, वो लोग थे, इंस्टेंटली लॉस देयर वैल्यू। तो अब वो चीज़ें अपनी वैल्यू खो चुकी थी इंस्टेंटली, तुरंत उनके लिए, क्योंकि अब वो ना तो वो लोग थे, ना वो घर था जिनसे वो चीज़ें जुड़ी हुई थी, वो यादें जिनसे वो जुड़ी हुई थी, तो अब वो अपनी वैल्यू खो चुकी थी वो चीज़ें। वैन सर्व फ्रॉम दैम, क्योंकि वो अब उन सब चीज़ों से सेवर्ड हो गई थी, सेपरेटेड हो गई थी वो सारी चीज़ें, ना तो उस घर में थी, वो अब किसी और घर में थी, और बहुत ही स्ट्रेंज से एटमोसफियर में भी थी। यू सी दैम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, और ऐसा तब भी होता है जब आप इन चीज़ों को एक अजीब सी सराउंडिंग्स में, एक वातावरण में देखते हैं, तो तब ऐसा होता है कि आप उन्हें और रखना नहीं चाहते और ना ही लेना चाहते हैं। तो राइटर के साथ भी सेम यही था, वो कह रही थी कि अब उनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई थी। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद दैम इन स्मॉल रेंटेड रूम, और वो कह रही है मुझे क्या करना था उनका, अब मेरे लिए मतलब कोई यूज़ ही नहीं था उनका, क्योंकि अब वो एक स्मॉल से रेंटेड हाउस में रहती थी, किराए के घर में रहती थी। तो इससे पता चल रहा है राइटर का अब अपना घर नहीं था। वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलोंग द विंडोज, और जहां पर वो कह रही है कि विंडो पे अब क्या लटके हुए थे, ब्लैक आउट पेपर, काले रंग के पेपर के स्ट्रैड्स मीन्स स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े वहां लटके हुए थे, जहां रूम था उनका, उनकी विंडो पर वो ब्लैक पेपर के छोटे छोटे टुकड़े लटके हुए थे। और नो मोर, और अब उन्हें और ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी, बस वो एक हैंडफुल यानी कि थोड़े से नाइफ्स स्पून्स का यूज करती थी, फिटेड, जो आते थे इन द नैरो टेबल ड्रॉअर, यानी कि उस रूम में जो ड्रॉअर था टेबल का वो बहुत ही छोटा था और उसमें थोड़े से ही स्पून्स वगैरह आ सकते थे। जो स्पून्स, जो कटलरी उनकी थी, उनकी मदर की थी, और जो उस घर में थी नंबर 46 पर, अब वो कह रही हैं कि वो अब वहाँ फिट भी नहीं होते,
तो अब मुझे उनका क्या करना था, क्योंकि मैं तो एक छोटे से रेंटेड हाउस में रहती थी, तो अब वो चीज़ें मेरे लिए यूजफुल नहीं थी। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस। अब वो कह रही है मैंने रिजॉल्व कर लिया, यानी कि दृढ़ निश्चय कर लिया, फर्म डिटरमिन थी राइटर, कि अब वो उस एड्रेस को भूल जाएंगी, अब वो उस एड्रेस को याद नहीं करेंगी, ऐसा उन्होंने निश्चय कर लिया। ऑफ ऑल द थिंग्स, और उन सब चीज़ों में आई हैड टू फॉरगेट, जो मुझे भूलना था, दैट वुड बी द इजीएस्ट, जो सबसे आसान होगा उनके लिए। वो क्या कहना चाह रही हैं, इट मीन्स यहाँ पर वो क्या आसान होगा भूलना, ये नंबर 46, ये मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, ये एड्रेस उनके लिए बहुत ही ईजी होगा भूलना। सो द स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टोरी, इट इज़ वेरी टचिंग एंड वी कैन से इट इज़ टेल ऑफ वॉर टाइम, इट इज़ टेल ऑफ वॉर। एंड इससे हमें पता चलता है कि वॉर कितना अफेक्ट करता है लोगों की लाइफ को, और कितनी परेशानी वो अपने जीवन में उठाते हैं, और किन 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 चीज़ों को उन्हें छोड़ना पड़ता है, अपने घर को, कितने लोगों को, और उन चीज़ों से मतलब कितनी दूरी बनानी पड़ती है। तो दैट इज़ ऑल, एंड आई होप you have liked this story, and if you have liked this story, share it with other students also. Thank you for watching my video.